8 सितंबर को आपका ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि मार्केट में क्रैश आने वाला है, कैश आउट करने का टाइम आ चुका है। हाउ? हमारी रिसर्च टीम ने फाइंड आउट किया कि ऐसे काफी ज्यादा स्टॉक्स थे जिन्होंने लास्ट 3 साल में लगभग 300% का रिटर्न दिया, पर जब हमने उनके प्रॉफिट एंड लॉस को और बैलेंस शीट देखा तो उनका प्रॉफिट में 300% का जंप नहीं आया हुआ था। फिर हमने दूसरा बोला था कि गोल्ड एक नेक्स्ट बजूका है, जब गोल्ड का भाव शायद $1600 अनाउंस था और आज 3200 पे पूरी दुनिया बोल रही है कि आप गोल्ड खरीदो। ये कौन सा ज्योतिष बिठा रखा है आपने कंपनी में? ही इज द पर्सन जो इंडिया के माइकल बरी है। जब भी एक इंडिकेशन देते हैं कि मार्केट में क्रैश आ सकता है, जब भी बोलते हैं कि अब कैश करने का टाइम आ चुका है, तब मार्केट में क्रैश देखने मिले हैं। सो वी हैव अ स्पेशल गेस्ट विद अस टुडे, मिस्टर अमित जैन. He is the co-founder of Ashika Global Family Office. He's a person who manages the wealth of some of the wealthiest families of our country. डेट के ऊपर भी आप अपना व्यू दे सकते हैं कि डेट में रखने का भी पैसा बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर वो शायद आपको बेहतर रिटर्न देगा। इस कंट्री की इक्विटी मार्केट में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, या इस कंट्री के, या कंट्री सी के, या कंट्री डी के? इस कंट्री का कल्चर बहुत अच्छा है और वहाँ वर्किंग कल्चर है, तो आई एम श्योर दिस कंट्री लेटर और सूनर विल आउटटेक एनीवन। So let's say I give you 10 crore rupees. हाँ जी। How will you invest it today? तीना फैक्टर है इसके ऊपर। Should I explain? Yeah, sure. So, हाय एवरीवन, आई नो आप हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं और आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छे भी लगते हैं, लेकिन ये डेटा मुझे बताता है कि ज्यादातर लोग जो हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अब आपके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है एंड इट विल जस्ट टेक 1 सेकंड ऑफ योर टाइम, लेकिन हमारे इस चैनल की ग्रोथ के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सपोर्ट दिस चैनल, हेल्प अस ग्रो एंड सब्सक्राइब राइट नाउ। एंड नाउ लेट्स बिगिन द पॉडकास्ट। सबसे पहली चीज जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है या पूछनी है एक्चुअली, वो है दिस 2024 का करेक्शन। ये आपने आपका जो आर्टिकल था वो आपने आई थिंक 15-20 दिन पहले जब ये क्रैश आया तब आपने बता दिया था कि देयर इज समथिंग व्हिच इज गोना हैपन इन द मार्केट, इट्स टाइम टू कैश आउट। करेक्ट? हाउ? हमारा ये आर्टिकल था, मीडिया इंटरेक्शन था मनी कंट्रोल के साथ, प्रॉब्ली ऑन 8 सितंबर 2024। करेक्ट। जब हमें लगता था कि मार्केट में एक बहुत ज़्यादा बॉयंसी थी एंड हर चीज़ काफ़ी ऊपर जा रही थी। काफ़ी ऐसे स्टॉक्स थे जो फंडामेंटल से भी काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहे थे, और जब भी मार्केट में ऐसा यूफोरिया होता है तब स्मार्ट इन्वेस्टर्स को एज ए प्रैक्टिस, एज ए रूटीन, एज ए रिलीजन आपको अपने पोर्टफोलियो को कैश आउट कर लेना चाहिए। बिकॉज ऐसे मौके के अंदर जनरली आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो बहुत फेवरेबल नहीं होता है। अगर आप ऐसे समय पे जब मार्केट में बहुत यूफोरिया हो और आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो है आपका पैसा कम बनने का चांस ज़्यादा होता है इसके अंदर। सो आई थिंक यू हैव टू बी कॉशियस ऑन दैट लाइन। एंड मैं बात कर रहा हूँ 8 सितंबर 2024 की, जब हम मार्केट को स्टडी कर रहे थे तो हमारी रिसर्च टीम ने फाइंड आउट किया कि ऐसे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स थे, पर्टिकुलरली इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप, जिन्होंने लास्ट 3 साल में, मतलब 2021 से लेके और 2024 सितंबर तक लगभग 300% का रिटर्न दिया, which is good. करेक्ट। बट जब हमने उनके प्रॉफिट एंड लॉस को और बैलेंस शीट को, या प्रॉफिट लेस बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा तो उनका प्रॉफिट में 300% का जंप नहीं आया हुआ था, और ना कि उनका कोई ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, ना कंपनी का कोई ऐसा एक्सपेंशन प्लान था जिसकी वजह से मार्केट उनके फ्यूचर वैल्यूएशन को डिस्काउंट कर रहा हो। तब हमें हमारी रिसर्च टीम ने एक कंक्लूजन निकाला कि भाई मार्केट जो है वो भी फंडामेंटल्स वैल्यू से बहुत आगे चल रहा है, और इसमें काफ़ी हद तक हमें लगता है करेक्शन आना चाहिए। तो यहीं पे हमने एक कॉशियस नोट निकाला कि भाई मार्केट फंडामेंटल्स के बियॉन्ड है एंड आपको अभी अपना पोर्टफोलियो में जो भी प्रॉफिट है आपको बुक करके थोड़ा टाइम कैश के लिए बैठ जाना चाहिए। एंड दैट आर्टिकल आई सेड कि आपको 31 मार्च 2025 तक आपको आराम करना चाहिए, एटलीस्ट 2 क्वार्टर्स। हाँ, एटलीस्ट 2 क्वार्टर। एंड आई थिंक वही हुआ कि 31 मार्च 2025 के बाद मार्केट में क्रैश आउट हुआ एंड लगभग 12-13 अप्रैल को मार्केट बॉटम आउट हो गया। और वो बॉटम आउट में हमने वो दूसरी अपॉर्चुनिटी देखी जब हमने कहा कि इट्स अ बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। अगर आप CNBC पे और मनी कंट्रोल पे हमारे इंट्रैक्शंस को देखेंगे तो हमने 12 अप्रैल को कहा कि जो हमने बेयरिश कॉल या कॉशियस स्टेंस दिया था 8 सितंबर 2024 को, हमने कहा हम उसको रिवाइव कर रहे हैं। नाउ इट इज़ नॉट अ सेल मार्केट, इट्स अ बाय मार्केट है 22,000 निफ्टी। एंड तब से लेके अब तक आप देखिए कि निफ्टी के अंदर अकेले लोगों ने करीबन 20 से 22% का रिटर्न कमाया है पिछले 3 महीने के अंदर। तो हम कॉशियसली मार्केट में एग्जिट प्लान करते हैं। हमारी रिसर्च टीम बहुत स्ट्रांगली इन चीज़ों को मैनेज करती है, माइक्रो मैनेज करती है, और कॉशियस टाइम पे ही हम लोग, मतलब अच्छे समय पे ही हम एंट्री करते हैं हम स्टॉक्स के अंदर।
इसी के साथ आपका 27,000 के लेवल्स को लेकर थोड़ा सा एक डिफिकल्ट सा व्यू है. हाँ. व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? आई थिंक देखिए मार्केट में ना हम लोगों की एक नई एज, हम एज ए नए ज़माने के हम जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हैं या हम फंड मैनेज करते हैं या लोगों को हम उनके पोर्टफोलियोज पे जो हम एडवाइस करते हैं, हमारा एक व्यू है कि हम कोई भी चीज़ जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं लगती हम उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं. ओके. एंड हमें लगता है कि निफ्टी का जो फेयर वैल्यूएशन है वो 25 से 26 हज़ार के बीच में एक अच्छा बेंचमार्क है. ओके. आप देखेंगे आज एक्सिस बैंक के रिजल्ट आर नॉट एज पर द एक्सपेक्टेशंस. और बैंकिंग सेक्टर में भी जो निम का कंप्रेशन आएगा उससे बैंकिंग सेक्टर पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा. और बैंकिंग सेक्टर जो है वो निफ्टी का लगभग 35 to 40% वेटेज है. करेक्ट. ठीक है. तो अगर आपका 35 to 40% वेटेज वाला सेक्टर अगर will have a tough time for next couple of quarters, then of course it will limit your upside on the Nifty. Number 1. Number 2 रहा आपका IT सेक्टर जिसका सेकंड हाईएस्ट वेटेज है निफ्टी के अंदर. वो सेक्टर पे भी बिकॉज ऑफ AI you have seen the TCS result, right? Yeah. So even on that sector you will find lot of hangovers because of the AI and automation across the world. So because इंडिया का जो अभी 60 to 70% कंपनीज का जो रेवेन्यू आता है वो एज ए बैक ऑफिस ऑफ यूएस आता है, कोडिंग की वजह से आता है. Correct. अगर वही बिजनेस मॉडल अंडर थ्रेट आ जाएगा तो फिर आईटी कंपनीज भी परफॉर्म लंबे समय तक अच्छा नहीं कर पाएंगी. अभी तक मैं अभी हिस्ट्री में लेके चलता हूँ आपको कि 1996 से लेके अब तक 2025 तक पिछले 30 साल में जो निफ्टी आईटी का कैगर है वो 2% पर मंथ का है, मतलब 24% का कैगर है हर साल का. सो निफ्टी को उस लेवल पे लेके आने का एक बहुत बड़ा श्रेय हम देते हैं निफ्टी आईटी सेक्टर को. करेक्ट. अगर वही आईटी सेक्टर अगर आज एक क्वेश्चन मार्क में आ जाता है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग वर्ल्ड डायनामिक्स, चेंजिंग आईटी लैंडस्केप, तो फिर निफ्टी का अपसाइड थोड़ा और लिमिटेड हो जाता है. जो निफ्टी के दो मेजर दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी सेक्टर, अगर उन दोनों पे थोड़ा सा, बैंक निफ्टी में अभी निम कंप्रेशन का अभी थ्रेट है और आईटी के अंदर बिजनेस मॉडल का थ्रेट है, अगर ये दोनों थ्रेट मिल जाते हैं तो वो निफ्टी के अपसाइड को बहुत लिमिट कर देते हैं. इसलिए शायद हमने कहा कि हाँ निफ्टी अभी एक ट्रेडिंग रेंज में रहेगा. इट कैन बी 22,000 to 25,500, बट 27,000 looks difficult at least in 2025 unless we have something extraordinary or some risk of from the geopolitics. Correct. You suddenly stop seeing the Russia-Ukraine war stops, Iran and Israel don't fight. Correct. If we have those pleasant surprise, yes, in that case Nifty can surpass 27,000 in a euphoria. But Again, unless only for euphoria, because results always take time. Correct. Because At least a quarter. Quarter or two, right? So in that euphoria, Nifty may touch 27,000. But unless we have that call off of the wars in the world, I think we see that would be difficult for Nifty to cross 27,000. So it's more a trading market rather than a perpetual bull market, at least from a 6 to 9 months perspective, even from here on. Got it. ये प्रेडिक्शन तो हुआ आपका 2024 वाला एंड 2024 and 2025. 2025 के आगे वाला. अब बात करते हैं 2020 के प्रेडिक्शंस की. राइट. 2020 के अंदर आपका एक व्यू था जो कि था गोल्ड के ऊपर. यू सेड गोल्ड इज द न्यू बजूका, इज द नेक्स्ट बजूका. और दूसरा आपका प्रेडिक्शन था कि देयर विल बी अ वर्ल्ड वॉर 3 इन 2022. गोल्ड के साथ क्या हुआ वो तो हम सब जो शादी वाले घर हैं वो जानते हैं. एंड 2022 के अंदर जैसा हमने रशिया यूक्रेन वॉर, लाइक ऑलमोस्ट एक वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला था. एंड अभी भी अगर सिचुएशन देखो तो हर जगह से कोई ना कोई वॉर निकल के आ रही है. कोई इजराइल पैलेस्टीन हो रहा है, कभी इंडिया पाकिस्तान का हो रहा है, कोई ऐसा वॉर नहीं है तो इकोनॉमिक वॉर है, टैरिफ वॉर है. राइट. ये कौन सा ज्योतिष बिठा रखा है अपनी कंपनी में? So ये ज्योतिष तो नहीं है अंश भाई. आई थिंक ये मैं बहुत ज़्यादा स्टडी करता हूँ साइकोलॉजी को और जियोपॉलिटिक्स को. सर 2022 में वॉर होने वाली है, कौन सी साइकोलॉजी? ये तो साइकोलॉजी नहीं, आई थिंक आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक मेरा प्रेडिक्शन था. अच्छा, आई विल गिव यू लिटिल रीजन टू इट. सो 2020 में एक नैरेटिव आता है कि कोविड इज अ मैन मेड वायरस. ये नैरेटिव है. No one believed that it has come from the beds and all that. Someone has created
अब वो चाइना ने किया है, यूएस ने किया है, दोनों ने मिलके किया या किसी ने नहीं किया, आई डोंट नो, नो वन टॉक्स अबाउट इट, राइट. ऑल्दो आई ऑलवेज वरी दैट पीपल से दैट ये वायरस चाइना ने क्रिएट किया है, बट आई ऑलवेज वंडर कि इसको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी चाइना को ही किया है. Correct. Chinese economy has completely derailed after COVID, and they had the longest lockdown of the world in COVID, not US. So I always wonder that China ऐसी चीज क्यों create करेगा जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान उसी को होगा. Controversy का में I don't know. That's how. So I always wonder that, right? जबकि on reverse, US की कंपनियों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ क्योंकि उनको इसी कारण से लगभग $4 ट्रिलियन प्रिंट करने का मौका मिल गया. अदरवाइज तो यूएस एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ हर साल जो है गवर्नमेंट शट डाउन कर देती है दिसंबर के अंदर, बिकॉज दे हैव द कांग्रेस हैज टू अप्रूव द बजट फॉर मनी प्रिंटिंग, राइट. सो उस वक्त उनको एक मौका मिला जहाँ उन्होंने $4 ट्रिलियन प्रिंट किया. सो आई विल नॉट से दैट हु हैज क्रिएटेड COVID-19, बट आई थिंक दिस इज द सिचुएशन इज. सो अगर मैं मान के चलता हूँ कि ये मैन मेड वायरस है तो उसका कोई ना कोई मोटिव तो कहीं ना कहीं होगा. Definitely. Am I fair? Right. So वो मोटिव जो है वो जियोपॉलिटिक्स के अंदर ही था कि जो अब वर्ल्ड की इकोनॉमीज हैं वो अब यूनिफाइड नहीं है यूएस की लीडरशिप के अंदर, जैसा हम 2020 से पहले देखते थे. क्योंकि अगर हम ये बोलते हैं कि चाइना ने COVID-19 को मैन्युफैक्चर किया है, अगर दुनिया कहती है, हम नहीं कहते, दुनिया कहती है कि चाइना ने COVID-19 मैन्युफैक्चर किया है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस यूएस ने मैन्युफैक्चर की है. Am I fair? Because sense. That's how, and that's how the money printing started for the world. So now, अगर आपने 2008 में भी पैसा प्रिंट किया, 2008 में यूएस फेड की बैलेंस शीट थी $800 बिलियन, $800 बिलियन, जो अभी हो गई थी ऑलमोस्ट $9 ट्रिलियन, which is a jump of almost 100 times. When I say 100 times increase in the debt of US Fed on the money printing or creation of money, I can say so. So 100 times means 10,000% in 12 years from 2008 to 2020. Correct. तो जब आप कोई भी चीज़ इतने एबंडेंस में प्रिंट करेंगे और वो चीज़ वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है तो लोगों का उस पर धीरे धीरे फेथ कम हो जाएगा, क्योंकि आपने इतना पैसा प्रिंट किया. जब तक आपकी बैलेंस शीट $800 बिलियन की थी, इट्स ओके, पर उसके बाद आपने बिल्कुल पैसा फ्रीली प्रिंट करना शुरू कर दिया. $800 बिलियन की बैलेंस शीट यूएस फेड की करीबन 9.5 और इवन $10 ट्रिलियन टच कर गई थी एट टाइम्स पे. सो दैट्स वेयर पीपल स्टार्ट disbelieving the dollar as an asset class or as an currency or as an reserve currency of the world. भाई जिम्बाब्वे में आपने क्या देखा, इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि वो लोग करेंसी प्रिंट करते हैं. Correct. तो जब पूरी दुनिया करेंसी प्रिंट करती है तो उसका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और उसकी करेंसी डिवैल्यू हो जाती है. Correct. ठीक है, तो फिर यूएस डॉलर में ऐसा क्यों नहीं होता? That's a question the world need to ask going forward, right? So जब ये चीज़ें हो रही थी तो मुझे लग रहा था कि अगर ये मैन मेड वायरस है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर इट विल बी अ प्रीकर्सर फॉर द वर्ल्ड वॉर 3, क्योंकि अब वर्ल्ड उस मूड में नहीं है कि हम यूएस को सुप्रीम पावर मान के चलें. वर्ल्ड की इकोनॉमीज, उसमें चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, और भी बहुत इमर्जिंग कंट्रीज हैं जो अब शायद उस चीज़ को डिच कर रही हैं धीरे धीरे, और वो धीरे धीरे यूएस ट्रेजरी से मूव कर रहे हैं अपने आप को गोल्ड की तरफ. तभी हमने कहा था कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की पॉसिबिलिटी है उस आर्टिकल के अंदर, एंड गोल्ड इज द नेक्स्ट बजूका, बिकॉज ये जो गोल्ड बैक करेंसीज या गोल्ड एज ए रिजर्व करेंसी ऑफ वर्ल्ड लगभग 2000 साल काम किया है उसने. अल्टीमेटली जो आपका ये फियाट करेंसी सिस्टम आया है वो 1971 से आया है. उससे पहले तो गोल्ड वॉज द रियल करेंसी फॉर द वर्ल्ड, एंड उससे पहले भी ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, राइट. सो कहीं ना कहीं हमें लगता था कि किसी ना किसी फॉर्म में गोल्ड विल गो अप एंड द फेथ इन द यूएस डॉलर विल गो डाउन बेस्ड ऑन दैट, एंड वो बिना किसी वर्ल्ड वॉर 3 के नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस डॉलर हैज बिकम द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड. और अगर उसको रिजर्व करेंसी का स्टेटस खत्म होना है उसका, तो वो वर्ल्ड वॉर 3 से पहले नहीं होगा. तो बेस्ड ऑन दीज एनालिसिस, दीज फिलॉसफीज, दीज जियोपॉलिटिकल इक्वेशन, वी प्रिडिक्टेड कि भैया हमें लगता है 2022 से वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाना चाहिए. एंड राइटफुली सो, इट हैपेंड फ्रॉम रशिया यूक्रेन वॉर इन फरवरी 2022. एंड ऑफ कोर्स यू आर राइट, ये आर्टिकल मैंने 7 जुलाई
2020 में लिखा था फाइनेंशियल एक्सप्रेस के लिए, जहाँ हमने वर्ल्ड वॉर 3 की बात की थी कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरुआत हो जाएगी 2022 के अंदर, जो हुआ। फिर हमने दूसरा बोला था कि गोल्ड एक नेक्स्ट बजूका है, जब गोल्ड का भाव शायद $1600 एन आउंस था, वो आज $3200 एन आउंस है। करेक्ट। हमने गोल्ड बाय करने के लिए तब बोला जब कोई बात नहीं कर रहा था, और आज 3200 पे पूरी दुनिया बोल रही है कि आप गोल्ड खरीदो। तो हम जनरली आशिका ग्लोबल फैमिली ऑफिस सर्विस के अंदर इस चीज़ को हमेशा प्रीएम्प्ट करते हैं, नॉट ओनली स्टॉक मार्केट। ऐसे आपने बताया कि स्टॉक मार्केट क्रैश हमने प्रेडिक्ट किया, हम हर एसेट क्लास साइकिल को हम प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हर एसेट क्लास का अपना एक साइकिल होता है। तो हमने गोल्ड की साइकिल को सही प्रीएम्प्ट किया, हमने स्टॉक मार्केट की साइकिल को प्रीएम्प्ट किया, और हमने रियल एस्टेट की साइकिल को भी अच्छा प्रीएम्प्ट किया। तो हम प्रीएम्प्शन में बिलीव करते हैं, वी डोंट बिलीव इन पोस्टमार्टम्स। करेक्ट, होने के बाद ये हो गया, वो उसका गया, कोई फायदा नहीं, इसकी वजह से हो गया, हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वो पोस्टमार्टम है, Correct. उसके ऊपर केस लड़ा जाता है, ना कि केस जीत। गॉट इट। अब हम ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स की बात कर ही रहे हैं सर, तो और इनकी भी बात कर लेते हैं कि इक्विटीज़ तो एक ऑफ कोर्स हमारा जो मेजर इन्वेस्टमेंट क्लास है, उसके अलावा आता है डेट, फिर आता है गोल्ड, एंड उसके बाद आता है रियल एस्टेट। ये 4 सबसे बड़े एरियाज है या इन्वेस्टमेंट क्लासेस है जहाँ पर लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, राइट? 3 की हम बात कर चुके हैं। आई थिंक डेट के ऊपर भी आप अपना व्यू दे सकते हैं, अगर प्लीज़ बता सकते हैं। देखिए, डेट में रखने का भी पैसा बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, ओके। बिकॉज डेट आप रखते हैं कि भाई मुझे रिटर्न मिले, से अगर मैं यूएस इन्वेस्टर हूँ तो मुझे 4% का रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इंडियन इन्वेस्टर हूँ तो 8% का रिटर्न मिल जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर आप डेट में पैसा पार्क करने के बजाय आप गोल्ड में रखें, वो शायद आपको बेहतर रिटर्न देगा, नंबर 1। नंबर 2, गोल्ड इज ऑलमोस्ट एज सेफ एज योर फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर in the longer run. Okay. In short term, you will find some fluctuations when the geopolitics settle down and everything, the world is at peace. But ultimately, gold is the only commodity which has survived against the US dollar. To give you a number, Correct. in 1971, 1 ounce of gold was equivalent to $32 an ounce. I repeat, 1 ounce of gold was equivalent to $32 an ounce. And today, 1 ounce of gold is equal to $3,200 an ounce. Yes. Which is a return of 10,000%. 100 times actually. 100 times and 10,000%. 100 times and 10,000%. Now you can analyze it in 2 ways. Number 1, either the gold has appreciated 10,000% against US dollar, which is the reserve currency of the world, or you can say that US dollar has depreciated against the gold by 10,000%. So a commodity which is beating the reserve currency of the world by 10,000%, उस पर आप डाउट कैसे कर सकते हो? करेक्ट, तभी तो हमारे कल्चर का भी बहुत बड़ा पार्ट है। Absolutely. So I think today all my mother, my chachi, my all family members, and the female and the ladies in India, they are giving complex to every hedge fund manager of the world. Correct. Now today I am seeing first time in last 2 years, hedge fund managers who are known for their derivative strategies, they are not taking derivative strategies and parking money into gold, right? Really? So I think, and I believe that our household females had been smart enough compared to a hedge fund manager on a lighter note, because they have been investing in gold for a very long time. Since years, Since years, 100 of years, right? So I think you're right that way. So my belief in gold is unshakable because it has appreciated 10,000% against the reserve currency of the world. Got it. तो आप क्या देखते हैं एक्चुअली किसी कंट्री में, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर इन इंडिया, ठीक है, योर इन्वेस्टर्स आर फ्रॉम इंडिया, व्हाट डू यू सी कि ओके इस कंट्री की इक्विटी मार्केट में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, या इस कंट्री के, या कंट्री सी के, या कंट्री डी के? सो ये कंपैरिजन कैसे होता है सर? तो देखिए, सबसे पहले हम 3-4 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड कहाँ पे है, मतलब डेमोग्राफिक कहाँ पे है कंट्री के, कितना % पॉपुलेशन यूथ है वहाँ पे, ये सबसे पहला आपका पैरामीटर होना चाहिए। उसके बाद जैसे इंडिया के अंदर आज 70% पॉपुलेशन 40 से नीचे है। Correct. और आपने अभी इतने लास्ट क्वेश्चन में एक चीज़ बहुत अच्छी कही कि भाई यूथ तो है पर क्या एम्प्लॉयड है या नहीं है। तो हमारा आंसर ये होता है कि यूथ है, एम्प्लॉयड नहीं है, ओके, टेकन, बिकॉज वी हैव अ स्कैरसिटी ऑफ जॉब, वी हैव स्कैरसिटी बिकॉज ऑफ AI इज टेकिंग लॉट ऑफ जॉब्स ऑन द मार्केट नाउ, राइट? बट एटलीस्ट ये जो यूथ है ये मेरे पे लाइबिलिटी नहीं है। Okay. I'm not taking care of their medical care. Yeah. Unlike the European world where it is just reverse.
that your 70% of the population is above 40. Mhm. Just reverse. So even they don't have an asset in the form of demographic, Yeah. rather they have liability. In India, I don't know whether this demographic is asset or not, but I'm sure it's certainly not a liability for us. Hmm. So सबसे पहले किसी कंट्री के अंदर आपको उसका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर देखना चाहिए, 1. नंबर 2, देश में कितनी स्टेबल सरकार है और उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं. क्या वो पॉलिसीज़ बिजनेसमैन को सपोर्ट करती हैं, ठीक है. कितनी ओपन इकोनॉमी है और कितनी ओपन इकोनॉमी को सरकार सपोर्ट करना चाहती है, ठीक है. नंबर 3, एजुकेशन सिस्टम क्या है, कि अगर आपका एजुकेशन स्ट्रॉन्ग है और एक एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और लोगों के अंदर हंगर है खास कर कि भाई मुझे कुछ डिफरेंट करना है, तो आई थिंक वो इकोनॉमी जो है हमें लगता है कि आगे जाके बहुत बेहतर करेगी. एंड द फोर्थ इज़ द कल्चर, कि अगर उस कंट्री का कल्चर बहुत अच्छा है और वहाँ वर्किंग कल्चर है, तो आई एम श्योर दिस कंट्री लेटर और सूनर विल आउटटेक एनीवन. आई एम टेकिंग यू बैक ऑफ 1990s ऑफ चाइना, when almost Yeah. India and China were together. But that generation of 1990s has only one passion. They want to work. Have you heard of weekend culture in 1990s or 2000s? आप इंडिया की बात करें चाइना की? मैं इंडिया की और चाइना दोनों की बात कर रहा हूँ. There was never a weekend culture in 1990s of India. That's what I heard of from my dad, right? But now पेरेंट्स संडे को भी जल्दी उठा देते हैं ना. I know. So I think हमारे यहाँ जो एक कल्चर है शायद वो हमारी जीत है. हमारा जो सेविंग कल्चर है एशिया का वो शायद हमारी जीत है. हमारा क्रेडिट कल्चर नहीं है, हम अभी भी सेव करते हैं. Correct. तो जो एक चौथा जो स्तंभ होता है किसी इकोनॉमी के अंदर है, उसका कल्चर होता है. उसके अंदर आपका कि आप क्या बिलीव करते हैं, आप कितना काम है, कितना वर्कहॉलिक है, कितना आपका सेविंग रेट है, आप क्या सोचते हैं. जैसे अगर हम अपने घरों में भी बात करते हैं तो माई डैड थिंक कि हमें इतना काम करना चाहिए कि हमारी सातों पुश्तों को काम ना करना पड़े. वी ऑल हर्ड इन लाइफ टाइम समवेयर फ्रॉम दादू और पापा एंड एवरीवन, राइट. तो हम उससे कनेक्ट करते हैं. बट आपने कभी सुना है यूरोप में कि किसी ने कहा हो कि मुझे 7 पुश्तों के लिए कमाना है? आप 18 साल के हुए and then just move out. हाँ, पर किसी ने कहा है कि मुझे 7 पुश्तों के लिए कमाना है. 7 पुश्तें हो तो सही. करेक्ट. वहाँ तो अभी बच्चे ही नहीं हो रहे बेचारों के, बाय डिफॉल्ट और बाय आई डोंट नो, बाय प्लान और choice, बाय डिजाइन और बाय चॉइस, आई डोंट नो, बट वो भी नहीं हो रहे हैं. आई थिंक देयर डेमोग्राफिक इज इन द वर्स्ट स्टेज इन लास्ट 20 years, राइट. सो एक कल्चर बहुत मैटर करता है इन द लॉन्ग रन, जहाँ कंट्रीज की सक्सेस और फेलियर डिपेंड करती है. तो हम इन चारों फैक्टर्स को ध्यान रखते हैं व्हाइल टेकिंग अ कॉल ऑन द कंट्री. मुझे डेटा पॉइंट फिर भी नहीं मिला आपसे कि एग्जैक्टली आप क्या क्या देखते हैं. ये 4 पॉइंट्स देखते हैं. सबसे पहले आपको देखना है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. ओके. नंबर 2 हम देखते हैं कि वहाँ पे डेमोग्राफिक कितना फेवरेबल है, कितनी यंग पॉपुलेशन है, ठीक है. नंबर 3 हम देखते हैं एजुकेशन सिस्टम, कि अल्टीमेटली वी ऑल आर द आउटकम ऑफ एजुकेशन सिस्टम. हम सब बात करते हैं इंडिया के अंदर, एंड आई डोंट एग्री विद दैट लॉजिक दैट पीपल से कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है. ट्रस्ट मी, ये वो 1990s का ही एजुकेशन सिस्टम है. उसी IIT वाले लोग जो 1990s में पास आउट हुए थे, वो आज पूरे वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं. सर, अच्छा नहीं है ये कहना गलत होगा, लेकिन अपडेटेड नहीं है ये कहना सही होगा. नहीं, इसमें भी 2 चीज़ें हैं. आई विल कम टू इट. पहले मैं बात करता हूँ 1990s की. ओके. आज 1990 के जो IIT और IIMs के लोग पास आउट हैं, वही सारे आपके यूएस के ऊपर रूल कर रहे हैं. डू यू एग्री विद दिस? यू टेक एनी टॉप 20 CEOs, देयर आर 58 CEOs इन US who are ruling the US economy complete in and out, including Big Four. Okay. Big Four of the world. Yes. Right? Not the accounting firm. Big Four of the world. Yeah. Right? Whether it's Meta or it's Amazon or whatever Google, you talk yeah. about, Google and all. Right? So हमें लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं कोई कमी नहीं है. आई थिंक वो जो एक फायर होती थी 1990s में लोगों के अंदर कुछ कर गुजरने की, शायद आज वो एक थोड़ा चैलेंज आ गया है. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो एक जो ट्रांजिशन होता है इकोनॉमी के अंदर, कि अगर आपकी पहली जनरेशन बहुत ज़्यादा काम करती है तो सेकंड जनरेशन उसको आगे बढ़ाती है और थर्ड जनरेशन उसको डुबोती है. ये तो दुबई के शेख का भी आपने एग्जांपल सुना होगा. आई थिंक वो भी बात करते हैं. एंड व्हेन आई स्टडीड द वेरियस कल्चर ऑफ द वर्ल्ड, आई थिंक ये सही होता है. सो अभी जो कमी वो एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, कहीं ना कहीं वो एक विलिंगनेस के अंदर है. इन 80% ऑफ द केसेस, 20% अभी भी वहाँ अंदर, 20% पॉपुलेशन के अंदर अभी भी वो फायर है कि उनको कुछ कर गुजरना है. बट 80% आर टू चिल एंड दे डोंट बिलीव इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग. So we have moved from relationships to situationships. That's a shift in India which happened, right? So I think, I don't know if it's good or bad for India, but that's how the India is moving in. So education system में कुछ practicality आनी चाहिए, मैं आपसे एग्री करता हूँ उसके अंदर.
बट वो अब चीज़ें काफ़ी तक इनकॉर्पोरेट हो भी चुकी हैं नए एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, क्योंकि जो 1990s में एजुकेशन सिस्टम था वो उस वक्त के लिए बेस्ट था। जो हमने अब बनाया है वो अभी के हिसाब से बेस्ट है, बट अगर आप पूरे वर्ल्ड के एजुकेशन सिस्टम को आप देखेंगे तो इंडिया से बेहतर एजुकेशन सिस्टम मुझे यूएस के बाद इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सबसे बेहतर लगता है। अच्छा, आप ये चीज़ तो कह रहे हैं, बट आई थिंक आप ही हैं जो अलग अलग इकोनॉमीज में पैसा लगाते हैं, अलग अलग कंट्रीज में पैसा लगवाते हैं अपने क्लाइंट्स का, हाँ। राइट? तो फिर इंडिया क्यों छोड़ रहे हैं आप? देखिए, हमें लगता है जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो इन्वेस्टमेंट तो पॉइंट अलग हो जाते हैं। हाँ, बिकॉज वहाँ पे बिकॉज इन्वेस्टमेंट का एक ही थीम होता है, आप रिटर्न कैसे कमाते हो। करेक्ट, अब आप गोल्ड, हमने तो गोल्ड में भी लगवाया था, हम्म। आपने तो 2020 के आर्टिकल की बात करी है, राइट। तो उस वक्त तो हमने इंडिया की स्टॉक मार्केट में जो लगाया वो लगाया, पर हमने गोल्ड में बहुत लगाया। तो भी डिपेंड करता है कि जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आपका रिटर्न पोटेंशियल कहाँ होता है, नंबर 1। ओके, नंबर 2, एक क्वेश्चन और ये होता है आपके दिमाग में कि सब कुछ तो ऊपर जाएगा, बट फास्टर पेस पे कौन ऊपर जाएगा, हमें उसमें इन्वेस्ट करना है। करेक्ट, फास्टर पेस में विद ड्यू सेफ्टी, बिकॉज वी आर मारवाड़ीज, सो हमें पहले सेफ्टी पढ़ाई गई है, उसके बाद रिटर्न पढ़ाया गया है। करेक्ट, ठीक है, तो फास्टर पेस पे क्या सेफ्टी का ऊपर जाएगा हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए काफ़ी इकोनॉमीज हैं जो अच्छा पॉइस करती हैं। हमें लगता है कि आज शायद मैं एक और पॉडकास्ट पे शायद इसमें बात करने वाला हूँ, जस्ट आउटिंग नहीं, आप भी करेंगे। दैट अफ्रीका विल बी न्यू इंडिया if I see from say next 20-year perspective. Okay. But Africa is well poised to be new India going forward. Reasons? The way, I think there are a lot of things. Of course, they are minerally, they are very sound. Yes. They have a lot of gold mines, diamond mines, and a lot of stuff on mining side. One, and even their education system is changing big time now. They are coming out of influence of Europe. The governments are taking independent stand now and running their own countries. There is a big revamp in the education system, which what I have observed when I traveled recently there. So I think, of course, I can see a 1990s of India, and of course they have a hunger because their stomach is empty, and anyone who has hunger, if they have a hunger and a right direction, I'm sure they can do wonders. So we are pretty bullish on African economies by keeping next 20 years in mind. So now you're putting money into Africa, yeah, for India is So still some of our investors are looking to that exposure, but not everyone had that taste. So because it comes with a lot of risk as well, right? Who invested in India in 1990s? Yeah. When we were underdeveloped economy. So I think it comes with a lot of risk, and those risks has to be in line with the investor's appetite itself. So some investor has that appetite, so they are looking to invest into African countries now. Got it, sir. But इसके अलावा let's take investor वाला question, right? So I know आप हिंदुस्तान की सबसे wealthy families का फंड मैनेज करते हैं, तो यू नो वो जो आपको अगर हमें पैसा देना हो तो वो स्टार्ट ही 100 करोड़ 200 500 1000 करोड़ से होता है, राइट? बट एक छोटा इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर है, उनकी अगर मैं बात करूँ, सो इफ़ आई गिव यू लेट्स से 1 लाख, चलो नहीं 1 लाख तो बहुत छोटा हो जाएगा, 1 करोड़ रुपीज़, चलो 10, ठीक है? 10 तक ठीक है भाई, 10 तक ठीक है। सो फिर हम थोड़ा उसको रेशो कर देंगे। So let's say I give you 10 crore rupees. हाँ जी। How will you invest it today? So देखिए, 10 करोड़ रुपए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो एक तो आपको अपना करीबन आज के मार्केट के अंदर हमें लगता है कि आपका 60% एलोकेशन जो है वो इक्विटीज़ में होना चाहिए। कौन सी इक्विटीज़? हाँ, इंडियन इक्विटीज़। व्हेन आई टॉक ऑफ इंडिया, आई थिंक इंडियन इक्विटीज़ आर फेयरली पॉइज्ड, बिकॉज यहाँ मैंने जैसा कि अपने लास्ट आंसर्स में कहा कि मुझे यहाँ वर्ल्ड वॉर का रिस्क भी बहुत कम है, ठीक है? मुझे अगर स्टेबल गवर्नमेंट, यंग पॉपुलेशन, वो आपके मेरे 3 Ds हैं, ठीक है, और एक टीना फैक्टर है इसके ऊपर। शुड आई एक्सप्लेन? या श्योर। सो इंडिया के अंदर 3 D और एक आप मान के चलिए एक टीना फैक्टर है। सो 3 D में से पहला D है आपका डिमांड। इंडिया में एक ऐसा मार्केट है कि आप एक शर्ट को $1, $10, $100 और $1000 में भी बेच सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपका मार्केट कौन सा है और आपने क्या क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है। यहाँ पे आपका कोई भी प्रोडक्ट रुकेगा नहीं। आपकी चर्निंग बहुत फास्ट है। जब आपकी चर्निंग फास्ट होती है तो आपकी वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसीज आ जाती हैं बिजनेस के अंदर। यही रीज़न है कि इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेज हैव बीन लीपिंग अपॉन विद 18-20% कैगर इन लास्ट 20-30 ईयर्स, बिकॉज आपका डिमांड स्ट्रॉन्ग है और आपकी वर्किंग कैपिटल चर्निंग बहुत फास्ट है। सो डिमांड इज नंबर 1। नंबर 2, योर डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड वो है कि भाई आपकी 40% पॉपुलेशन जो है 70 से नीचे है, जो आपके लिए
एसेट कितनी है मुझे पता नहीं, बिकॉज पीपल में हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देयर, करेक्ट, बट पक्की बात है कि वो लायबिलिटी नहीं है आपके लिए. नंबर 3, आपका डेमोक्रेटिक सेटअप. अगर आप देखेंगे कि आज यूएस के पास फ्री पैसा प्रिंट करने का परमिशन है पूरी दुनिया से, पर जो पैसा प्रिंट होगा तो अल्टीमेटली लेटर और सूनर वो पैसा जाएगा कहाँ? व्हाट दैट मनी विल डू, इट विल चेज ग्रोथ. एंड ग्रोथ कहाँ पे है दुनिया के अंदर? नंबर 1 ग्रोथ इंडिया में. तो कहीं ना कहीं वो पैसा, चाहे वो एफडीआई के रूप में आए, चाहे वो हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के रूप में आए, एफआई के रूप में आए, वो कहीं ना कहीं पैसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया के अंदर आएगा. और वो पैसा लगेगा डेमोक्रेटिक सेटअप में ही, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप में यूएस को कंफर्ट है कि भाई ये हमारी तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है. इट इज़ नॉट चाइना, इट इज़ नॉट रशिया, इट इज़ नॉट एनीथिंग एल्स. तो ये जो कॉम्बो है, ये इंडिया के, ये जो 3D का कॉम्बो है, इंडिया को टीना फैक्टर देता है. एंड व्हेन से टीना मीन्स देयर इज नो ऑल्टरनेटिव फॉर इंडिया. टीना इज देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू इंडिया. तो ये जो कॉम्बिनेशन हमें लगता है कि इंडिया को अभी आने वाले 10 साल तक और ऊपर रखेंगे. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम, कि आपका 60% पैसा अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में होना चाहिए, इंडियन इक्विटीज में होना चाहिए. 20% आपका पैसा गोल्ड में होना चाहिए और 20% आपका पैसा रियल एस्टेट में होना चाहिए. बिकॉज रियल एस्टेट भी इन माइक्रो मार्केट्स, जो अभी टियर 3 टाउन्स हैं या टियर 2 टाउन्स हैं, जहाँ पे भी आईटी कंपनियाँ एक्सपेंड करना शुरू कर रही हैं. ठीक है, आई थिंक दे आर द बेस्ट मार्केट टू इन्वेस्ट इन. अब उसमें एग्रीकल्चर लैंड भी आपके पास ऑप्शन हो सकता है, आपके पास अच्छे प्लॉट्स भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है. दैट ऑफ कोर्स यू हैव टू फिगर आउट विद योर ओन माइक्रो मैनेजमेंट दैट आप किस विद इन रियल एस्टेट आप किस एसेट क्लास में और किस जोग्राफी में पैसा लगाना पसंद करते हैं. बट जो ग्रोथ आपको टियर 3 और 2 टाउन्स में मिलेगी, वो आपको टियर 1 टाउन्स में अभी गोइंग फॉरवर्ड नहीं मिलेगी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. मतलब मुंबई में घर नहीं खरीदना है. आई थिंक आपको रेंट पे रहने में ज़्यादा फायदा है मुंबई के अंदर एटलीस्ट. करेक्ट. अगर मुझे रहना है तो मैं मुंबई में रेंट पे रहना पसंद करूंगा अगर मेरे को चॉइस मिले तो. मैं इन्वेस्ट करूंगा शायद नोएडा एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर, जहाँ एयरपोर्ट आ रहा है, या गुरुग्राम के अंदर, या एक छोटी सी इमर्जिंग टाउन के अंदर भुवनेश्वर के अंदर, जहाँ पे भी IT सिटीज़ डेवलप होना शुरू हो रहे हैं. वहाँ मुझे पर्सनल समय काफ़ी बेटर रिटर्न मिलेगा. Noted. So again, 60% equities, 20% gold, 20% to real estate. Still bullish on India, 60% equity, 20% gold, 20% real estate. That can be the breakdown of the Absolutely, portfolio. 100% portfolio. Perfect, sir. I don't think there is a better way to end this podcast. Thank you so much for giving us this time. And बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बात करके पर्सनली. ऐसे पॉडकास्ट जिसमें हम खुद बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, एंड आई एम रियली श्योर कि हमारी जितनी भी ऑडियंस है उनको भी बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली होगी. एट द सेम टाइम एक काफ़ी फन इंटरेक्शन रहा आपके साथ में. थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. इफ़ यू हैव एनी पार्टिंग वर्ड्स फॉर ऑल आवर इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, प्लीज. सो आई थिंक मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में जब भी मैं किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, इंडिया में जाता हूँ, काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के मैं जो सेमिनार्स होते हैं वहाँ एज ए स्पीकर जाता हूँ, एज ए पैनलिस्ट जाता हूँ, तो हर इंसान पूछता है, चाहे वो इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों ना हो, चाहे वो बहुत क्वालिफाइड क्यों ना हो, कि हमें कोई मल्टी बैगर बता दो आप. तो मेरा हमेशा आंसर ये होता है, मल्टी बैगर स्टॉक में और मल्टी बैगर स्टॉक में केवल A और E का फ़र्क होता है. ठीक है, ये आपके पैसे को मल्टीप्लाई करता है और दूसरे वाला जो आपके पैसे को डुबो देता है. तो इसके अंदर एक बहुत थिन लाइन होती है और फ़र्क सिर्फ A और E का है. तो आपको बहुत कॉशियस होकर मार्केट के अंदर, विदाउट फोकसिंग टू मच ऑन टेलीग्राम और टेक्स्ट मैसेज स्टॉक टिप्स, यू शुड फोकस ऑलवेज ऑन द गुड क्वालिटी स्टॉक विच इज़ बैक्ड अप बाय गुड फंडामेंटल रिसर्च, और जिनकी स्टोरी आपको भी विजिबल हो, जिसको आप ऑब्जर्व कर सके कि हाँ ये इंडस्ट्री में अच्छी ग्रोथ आएगी या ये कंपनी में अच्छी ग्रोथ आएगी. आपको उन्हीं के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, हर टिप्स पे और किसी भी सो कॉल्ड टिप्स वाले मल्टी बैगर स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. दैट्स अ पार्टिक एडवाइस टू एवरी इन्वेस्टर. Got it. I think that concludes the entire podcast on a great note. Thank you so much, sir, for your time once again. Thank you. And बहुत मज़ा आया, as I said, and I'm really sure कि हमारे जितने भी viewers हैं उनको बहुत ज़्यादा value इस podcast से create हुई होगी. So yeah, what do you think about this podcast? Actually, I can't wait for the part 2. But what do you guys think about this podcast? Let us know in the comment section below. आपके जो भी सवाल हैं, and of course part 2 with Amit sir, ये भी comments के अंदर लिख के जाना. And yeah, हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले informative content के साथ on the same channel. Subscribe कर दो if you haven't already. Like it, share it with all your trader and investor friends. And I'll see you guys in the next one. Till then, keep learning, keep trading and investing with Upsurge. Thank you.